हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल ही देख लिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक थ्योरम, और उस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है लेट एक्स टी बी मेट्रिक स्पेस देन नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ इट इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। ठीक है, थोड़ा सा आज मुझे कोल्ड है तो आवाज़ ऐसी ही आएगी, बट आप सभी बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो कंटिन्यूटी में आए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए, थ्योरम बहुत इजी है इस चैप्टर की। कोई भी थ्योरम ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको करना यही है, उस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना है और एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है, सो डैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन की थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट एक्स डी बी मेट्रिक। एक्स डी आपके पास क्या दी हुई है, मेट्रिक। ठीक है, जो भी हमें गिवन है उसका हमें कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ करना होता है। ठीक है, तो और उसका यूज़ आएगा भी, बिना उसको यूज़ किए हुए आप थ्योरम को प्रूव कर ही नहीं पाओगे। बेशक आप थ्योरम का कोई भी थ्योरम हो उसका आप प्रूफ देखिएगा, हर वो चीज़ जो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट के अंदर गिवन है उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता ही होता है। ठीक है, और आज ही की वीडियो में हम एक एग्जाम्पल नंबर 5 भी डिस्कस करने वाले हैं। वो एक बच्चे का डाउट था, और आई होप अब तक कि आपको पहली 4 वीडियोस में और कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, सो डैट मैं उनको उस डाउट को फर्दर अपनी वीडियोस के अंदर क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। गिवन हमारे पास क्या है, एक्स जी एक तो मैट्रिक्स स्पेस है, हम ये लिखेंगे, और जी हमारे पास क्या है, ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी कि जी आपके पास क्या है, ओपन सबसेट ऑफ एक्स। अब आपके पास जी से रिलेटेड दो चॉइसेस आ जाएंगी अगेन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था। प्रीवियस हमारी जो थ्योरम थी, या तो जी आपके पास फाई आएगा या फिर जी नॉन फाई आएगा। अगर आपके पास जी फाई है और फाई आपको पता है क्या होता है, ओपन। ठीक है, और हमारे पास फाई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फाई इज द यूनियन ऑफ ओनली फाई। देखो इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये है ही एम्प्टी सेट, तो इसके यूनियन में अकेला ये फाई ही आएगा। फाई को आप किसके यूनियन में लिख सकते हो, फाई यूनियन फाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी ओपन, ये भी ओपन, मतलब ये तो खुद ही ओपन है, और आपने इसको यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर में लिख दिया। और यूनियन भी क्या, वो अकेला ही आएगा खुद फाई, इसके अंदर और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई आपके पास ऐसा मेंबर होता नॉन एम्प्टी तब आप कुछ सोचते, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या है हमारे पास, ये जो फाई है ये खुद ही एम्प्टी था, खुद ही एम्प्टी था। और एक एम्प्टी सेट को आप किसके यूनियन में लिखोगे, उसे एम्प्टी सेट के ही, और तो आप उसके अंदर क्या ही लिख सकते हो। तो यहाँ से हमने कह दिया कि अगर आपके पास g इज इक्वल टू फाई है, अगर आपके पास g इज इक्वल टू फाई है, तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन ऑफ एम्प्टी क्लास ऑफ ओपन स्फीयर। यानी कि आप इसको कितने के यूनियन में भी लिख दो, फाई इज इक्वल टू फाई यूनियन फाई यूनियन फाई, फाई इज इक्वल टू फाई यूनियन फाई अप टू n टाइम्स, सभी ठीक होगा आपके सामने। ठीक है, तो बस यही चीज़ थी इसके अंदर। अगर फाई वाला केस है तो वो तो एज इट इज़, जैसे आपने पिछली भी थ्योरम्स देखे, इजी ही होगा। ठीक है, फाई वाला केस बहुत इजी होता है, बस आपने इसको ये लिखना है कि वो यूनियन ऑफ ओपन एम्प्टी क्लास ऑफ ओपन स्फीयर, और आपको पता है फाई खुद ही क्या है, ओपन, तो आपने इसको ओपन सेट के यूनियन के अंदर लिख दिया। अब मेन आपका क्या है, जब आपके पास फाई नॉट इक्वल टू जी जो है नॉट इक्वल टू फाई है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ इट इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। आपको क्या प्रूव करना है, अगर आपके पास जी ओपन है तो वो यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर के अंदर लिखा जाएगा। पहला केस फाई वो खुद ओपन था और आपने उसको ओपन स्फीयर के यूनियन में लिख दिया। अब जी फाई के इक्वल तो नहीं है, लेकिन स्टिल वो ओपन तो है ना। जी बेशक आपके पास नॉट इक्वल टू फाई हो, लेकिन जी ओपन तो है। ठीक है, अगर आपके पास ओपन है, ठीक है, और ओपन की आपने डेफिनेशन क्या देखी थी, डैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर। मैं लिख देती हूँ, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स सच डैट, हर एक्स के लिए आप एक ऐसा ओपन स्फीयर बना लोगे
for all x there exists an open sphere जिसका रेडियस r हो, सेंटर x हो, जहाँ पर r ग्रेटर देन 0 हो। अगर ये g ओपन है तो इसका मतलब यही है ना कि फॉर ऑल x, और ये x कहाँ से लिए जाएंगे, x हमारे पास इसी g के मेंबर्स आएंगे। फॉर ऑल x देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स जहाँ पे रेडियस ग्रेटर देन 0 है और हमारे पास x क्या होगा, उसका सेंटर। ठीक है, ये हमने सिर्फ यहाँ पर क्या लगाई है, ओपन की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो x से ही सेंटर लेते हुए आपने ये स्फीयर बनाया है, तो ये जो है एस आर एक्स, इसके अंदर x तो बिलोंग करेगा ही, और ये सबसेट भी किसका होगा, g का। ये सबसेट होगा g का, क्योंकि आपके पास ये मेंबर्स तो कहाँ के आए हैं, g के ही। और क्योंकि ये ओपन है तो बाय डेफिनेशन आपने देखा था ना, अगर एक मैट्रिक x के अंदर ए को हम ओपन तब कहेंगे जब उसके अंदर एक ओपन स्फीयर मिल जाए। ओपन स्फीयर क्या है, एस आर एक्स, और अब की बार वो ए यहाँ पर क्या है, जी, तो जी को ओपन तब कहोगे जब आपके पास हर एक्स के लिए एक आपको ओपन स्फीयर मिल जाए। ठीक है, फॉर ऑल एक्स। तो हमारे पास ये जो एस आर एक्स है ये कंटेन तो जी के अंदर ही होगा ना, इसी जी के अंदर। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अब आप ले रहे हो यूनियन। ठीक है, जब आपने यूनियन लिया x बिलोंग टू जी, x का, ठीक है, यहाँ पर भी आप यूनियन लोगे x बिलोंग टू जी एस आर एक्स। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, ये आपका आगे थ्योरम्स में भी यूज है एज इट इज। ठीक है, आपने क्या लिया, यूनियन। देखो अभी आपके पास आर्बिट्ररी x था और इन सभी x का यूनियन ले लिया। ये x मेंबर कहाँ के हैं, g के, ये g का कोई एलिमेंट था x। अब ये x पॉसिबल वैल्यू क्या है इस x की, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस g का। ठीक है, आर्बिट्ररी है, कोई भी वैल्यू ऑप्ट कर सकता है, कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है इस g की। तो जब आप उन सारी वैल्यूज का यूनियन कर दोगे तो ये पूरा g नहीं बन जाएगा। अगर आपने इन सारी वैल्यूज को, x कोई आर्बिट्ररी वैल्यू थी g की, और अगर आपने g की इन सारे x का यूनियन कर दिया जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है g में, तो ये पूरा g नहीं बन जाएगा। और इस साइड तो g है ही, बीच वाला आप लिख दो एज इट इज। अब आप देखो कोई वैल्यू है आपके पास x, ठीक है, वो 5 और यहाँ पर भी 5 है, ये 5 है मेरा, s नहीं है, 5। x आपका 5 से कम है और 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब x इक्वल टू 5 है। ऐसे ही अगर आपके पास y है, y हमारे पास 4 से ज़्यादा है, -4 लगा लो, और -4 से ही कम है, तो y हमारे पास -4 के इक्वल आ जाएगा। सेम चीज़ को यूज़ करते हुए आप यहाँ पर ये कह सकते हो g हमारे पास यूनियन ऑफ x बिलोंग टू g एस आर एक्स है। इसका मतलब पता है क्या है, यूनियन ऑफ ऑल द ओपन स्फीयर्स जिनका सेंटर पॉइंट x है, और x यहाँ पर आर्बिट्ररी है, कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं अटेन कर रहा, वो उन सारे x का यूनियन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ इस रिजल्ट का यूज करते हुए ये लिखा है आपने इस तरीके से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, अगर यहाँ भी जी हो, यहाँ भी जी हो, तो ये चीज़ इसके इक्वल ही आ जाएगी। आप इस तरीके की वैल्यूज को लेकर, इस एग्जाम्पल को लेकर भी समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, जी इज इक्वल टू यूनियन x बिलोंग टू जी एस आर एक्स। ठीक है, ये चीज़ ओपन है और ये जी खुद भी ओपन है। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो अब एक बारी। स्टेटमेंट में था देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट g ऑफ x इज ओपन इफ इट इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स। ये ओपन सेट था, इसको आपने यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर में लिख दिया, यही तो आपको करना था ना। सो आप क्या कह सकते हो, g इज द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। यानी कि ये चीज़ आपने दोनों ही केस के अंदर दिखा दी, जब आपके पास g 5 के इक्वल था और जब आपके पास नॉन 5 के इक्वल था। दोनों ही केसेस में आपने g को यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स के अंदर लिखकर दिखा दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट, क्योंकि आप क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ था। ठीक है, अभी आपने एक साइड प्रूफ किया, अब हम देखेंगे इसका कन्वर्स पार्ट।
अब देखो हम देख रहे हैं इसका कन्वर्स पार्ट। अब कन्वर्स पार्ट में देखो इफ़ एंड ऑनली इफ़ के अंदर पहले भी मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है, अगर आपने मेरी ग्रुप थ्योरी की वीडियोस देखी हैं। अगर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन एम्प्टी सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ इट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन का मतलब हम किस तरीके से लेते हैं, सबसे पहले आप जी को ओपन सबसेट ओपन लेंगे और आप इसको यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स के अंदर प्रूव करके दिखा देंगे, जो कि आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स लेके चलना है कि जी हमारे पास यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स है, और आपको प्रूफ क्या कर देना है, प्रूफ हमें ये कर देना है कि ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट जी है, यानी कि जो आप जी को यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स के अंदर ले रहे हो वो हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट के अंदर हमने यही सपोज किया डेट जी इज़ द यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, और हमें प्रूव करना है कि जी इज़ ओपन सेट। ठीक है, अब जो हम काम करेंगे उसको आपको जब आप करोगे तो आपको पता लगेगा, ये सब कुछ रिपीट है, हमने प्रीवियस थ्योरम्स में भी ऐसा किया है। ठीक है, तो यही चीज़ पहले मैंने लिखी। अब लेट एक्स बिलोंग टू जी। ठीक है, एक्स बिलोंग टू जी। अब देखो मैंने एक एलिमेंट ले लिया जी का, और जी क्या है, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स SR1X। मतलब देखो एक तरीके से आप विजुअलाइज करके देखो कि जी जो है वो ओपन स्फीयर्स का यूनियन है। कोई भी चीज़ मान लो जी इन दो सेट्स का यूनियन है, और मैं कह रही हूँ एक्स बिलोंग कर रहा है जी के अंदर। अब देखो मान लो हमारे पास जी जो है ए यूनियन बी के इक्वल है, और अगर मैं ले रही हूँ कि एक्स जी के अंदर बिलोंग कर रहा है, या तो आपको पता होगा कि एक्स ए के अंदर जाएगा या बी के अंदर जाएगा। अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन की बात आ जाती है ना, तो हमारे पास होते हैं कि एक्स अगर आपके पास जी का एलिमेंट है तो ए में भी जाएगा बी में भी, इंटरसेक्शन के केस में दोनों में जाता है, यूनियन में अगर एक में भी जाए तो सफिशेंट होता है। हमें हर एक के अंदर एग्जिस्ट कराना या हर एक के अंदर दिखाना कि वो जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं होता। तो अगर आपके पास एक्स जी के अंदर जा रहा है, जी क्या है, यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, आप इस केस की तरह इसको कंपेयर कर सकते हो। ओपन स्फीयर का यूनियन है, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट एक ओपन स्फीयर यानी कि SRA, जिसको आप SRA से डिनोट कर रहे हो, जहाँ पर आपके पास R रेडियस है और A सेंटर है। R रेडियस है तो ग्रेटर देन क्या होगा, 0। तो हमें ये पता होगा, हमें ये पता लग रहा है यहाँ से कि X अगर G के अंदर बिलोंग कर रहा है और G इन्हीं सारे जो ओपन स्फीयर्स हैं इनका यूनियन है, तो G एटलीस्ट एक ओपन स्फीयर के अंदर जाएगा। जी एटलीस्ट एक ओपन स्फीयर में जाएगा, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो आप इस केस से। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि देन एक्स बिलोंग्स टू एन ओपन स्फीयर SRA कोई भी एक ओपन स्फीयर है विच इज़ कंटेन्ड इन जी। तो हमने अगर जी के अंदर एक्स है तो इसका मतलब एटलीस्ट एक ओपन स्फीयर के अंदर जाएगा। अब आपको पता है SRA को हम किस तरीके से बनाते हैं, ये स्फीयर है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है। ठीक है, एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मान लो यहाँ बिलोंग कर रहा है, पहले भी हमने देखी है ये बात। अगर एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस आर से छोटा आएगा, इसका सेंटर से डिस्टेंस आर से छोटा आएगा। चलिए इसको वहाँ ले जाइए, सॉरी डिस्टेंस। अब देखो ओपन स्फीयर है, ये बाउंड्री के पॉइंट इसमें आएंगे नहीं। ठीक है, ओपन स्फीयर है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही ठीक है, बाउंड्री पॉइंट नहीं आएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाउंड्री को नहीं लेकर चल सकते, क्योंकि अगर बाउंड्री आ जाता तो यहाँ पर से भी हम एक्स ले सकते थे, लेकिन क्योंकि ये ओपन स्फीयर है बाउंड्री के पॉइंट एक्सक्लूड हैं, तो हमेशा चाहे आप एक्स यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, बाउंड्री पे ले नहीं सकते, अंदर ही कहीं लोगे। तो सेंटर से उसका डिस्टेंस इस रेडियस से तो कम आएगा। रेडियस तो क्या होता है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये तो बाउंड्री से लिया जाता है ना। और क्योंकि x हमारे पास इस ओपन स्फीयर में से, इसका मतलब क्या है, कहीं पर इसके अंदर ही आएगा, तो डिस्टेंस बिटवीन a और x क्या हो जाएगा, लेस देन r। ठीक है, यही चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, डिस्टेंस बिटवीन a एंड x लेस देन r, तो r माइनस डिस्टेंस बिटवीन a और x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। बस इस चीज़ को मैं उधर लेकर गई हूँ। ठीक है,
अब इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को मैंने नाम दे दिया R1 का, मैंने इसको नाम दे दिया R1 का, ठीक है। अब आपको वही चीज़ जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो एक थ्योरम की थी उसमें दिखाया था कि अब हमें क्या शो करना है, अब हमें शो करना है कि SR1X जो है कंटेन्ड है SRA के अंदर, यानी कि अगर इससे हम एक और स्फीयर बनाए जिसका सेंटर x हो और रेडियस क्या हो R1, ठीक है। R1 कितना डिस्टेंस है, R माइनस डिस्टेंस ऑफ AX का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। पूरे R में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इस डिस्टेंस को, तो ये वाला बच गया आपके पास, ठीक है। ये वाला आपके पास बच गया, ठीक है। फिर देख लीजिए एक बार आप, ये A हमारे पास सेंटर था, A और X का डिस्टेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इस पूरे R में से, इस R में से, यानी कि ये भी R होगा ना, ये भी R होगा, इस डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस बच जाएगा। इस डिस्टेंस को, इतने को रेडियस लेना है और सेंटर लेना है X, तो आपके पास इस तरीके से ये एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है, जिसका रेडियस आपके पास ये आ गया R1। अलग से मैं अगर आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो R1 रेडियस और X आपके पास आ गया सेंटर, ये है इसके अंदर ही कंटेंट, ये है इसके अंदर ही कंटेंट, ठीक है। इसको आपको क्या दिखाना है कि ये इसके अंदर कंटेंट है, यहाँ से आपको पता भी लग रहा है, ये चीज़ बस आपको प्रूफ करके दिखानी है। देखो एलिमेंट ले लिया हमने, देखो हमें ये भी तो डाउट है, क्या पता जब हमने इसको स्फीयर लिया, इसका स्फीयर बनाया R1 रेडियस से, तो क्या पता ये इसके बाहर चला जाए, बट हमें पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे हम कि ये इसके अंदर कंटेंट कर रहा है, ठीक है। सो लेट y बिलोंग टू SR1X, इसमें से मैं लेकर चलूँगी एलिमेंट और इसके अंदर दिखा दूँगी, ठीक है। अब y हमने SR1X से लिया, SR1X लिया, स्फीयर विद रेडियस R1 एंड सेंटर X, ठीक है। R1X से SR1X से आपने एक पॉइंट ले लिया X, ठीक है, सॉरी Y, ठीक है। तो अब ये पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर से आपने एक पॉइंट लिया है, और ओपन स्फीयर है तो बाउंड्री पे होगा नहीं, यहीं कहीं पे पॉइंट होगा, ठीक है। अगेन वही क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे, अगर ये इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर कहीं पॉइंट है तो डिस्टेंस बिटवीन x और y क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेस देन रेडियस होगा। अब देखो पिछली वीडियो के अंदर भी पता है क्या, इन सारे थ्योरम्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स आपस में सेम है, तो अगर आप एक दो थ्योरम को भी बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आपको किसी थ्योरम को करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x and y is less than distance between xz plus distance between zy, एक और पॉइंट को ले आते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट यहाँ पर मैं कौन सा ला रही हूँ, x। a और y का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ये कम होगा डिस्टेंस बिटवीन a और x प्लस डिस्टेंस बिटवीन x और y। देखो इसका पहला पॉइंट ये a, और ये लास्ट में बीच में जो आपको थर्ड पॉइंट ऐड करना है, और रीज़न आप क्या लिखेंगे कि d आपके पास मीट्रिक है, ठीक है। अब ये चीज़, अब देखो एक्स वाई का डिस्टेंस R1 से कम है, तो इससे भी मैं एक बड़ी चीज़ लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखो ये चीज़ जो है पूरी की पूरी, इसमें AX तो मैं सेम लिख रही हूँ, ये XY आपका छोटा है R1 से, यानी कि अगर मैं R1 लिख दूँ तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का हट के लेस देन का साइन आ जाएगा, क्योंकि इससे मैंने एक बड़ी चीज़ लिख दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लो किस तरीके से कहा है मैंने, 5 इज़ लेस देन 8 है, ठीक है। तो 3 + 5 को मैं लेस देन 3 + 8 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 5 इज़ लेस देन 8, ऐसा ही कुछ काम यहाँ किया, मैच कर लेना। डी ऑफ AX को मैं 3 बोल रही हूँ, डी ऑफ XY को 5, और यहाँ पर R1 को मैं 8 बोल रही हूँ, कंपेयर कर सकते हो, बहुत ईजी काम है। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये बात क्लियर हुई कि अगर हमारे पास हम
यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन R1 है, तो अगर हम यहाँ पर पुट करें तो लेस देन इक्वल टू की जगह सिर्फ लेस देन लगा सकते हैं, क्योंकि ये डी ऑफ एक्स वाई स्ट्रिक्टली लेस देन है R1 से। ठीक है, इसके बाद देखो आपको क्या करना है, ये हमारे पास क्या है R1 और ये है डी ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब आपके पास यहाँ से अगर हम निकालें वैल्यू, आपके पास क्या है, देखो R1 इज इक्वल टू, ये एक अलग से पार्ट कर रही हूँ मैं, R माइनस डिस्टेंस बिटवीन ए एक्स। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन ए एक्स प्लस R1 की वैल्यू निकालूँ तो R के इक्वल आएगा, तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं R से, इज इक्वल टू R के इक्वल है, तो इस पूरे को रिप्लेस कर दिया मैंने R से, यानी कि मेरे पास D ऑफ ए वाई, डिस्टेंस बिटवीन ए वाई आ गया लेस देन R। इक्वल टू का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर हम इक्वल टू लगा देंगे, नहीं, ये इस चीज़ के इक्वल है, यानी कि D ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए वाई इज लेस देन R। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन ए और वाई लेस देन R है, आ जाओ स्फीयर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी भी एलिमेंट का डिस्टेंस सेंटर के साथ लेस देन R आता था तो हम क्या कह देते थे, उल्टा चलना है, अब हमको उल्टा चलना है। अगर आपके पास कोई पॉइंट इसके अंदर था, अगर आपके पास ये देखो स्फीयर, ये वाला मैं दोबारा बना रही हूँ, हम क्या कहते थे, रेडियस R और सेंटर E। ठीक है, अगर हमारे पास कोई x पॉइंट इसके अंदर होता था, ओपन स्फीयर है ये, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो हम कहते थे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और x लेस देन R आएगा। अब हमें उल्टा गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन ए सेंटर और एक पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस लेस देन R है, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो y है, ये जो एलिमेंट है, ये बिलोंग करेगा SRA के अंदर। ठीक है, और ये एलिमेंट आप लेकर कहाँ से चले, ये एलिमेंट हम लेकर चले हैं SR1X, open sphere with center X and radius R1 and it is subset of SRA। ये चीज़ हमने प्रूव करके दिखा दी, और ये इसका सबसेट कैसे दिखाया, क्योंकि Y हमने दिखा दिया कि इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से था। और अब इसके बाद देखिए आपके पास SRA जब हमने ये कन्वर्ट स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था, SRA किसके अंदर है, एक ओपन स्फीयर है, किसका, जी का। ठीक है, ये इसके अंदर कंटेन और ये पूरा इसके अंदर कंटेन, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि SR1X इज सबसेट ऑफ जी। ठीक है, रीज़न यही रहेगा क्योंकि SRA सेंटर ए और रेडियस R कंटेंट है जी के अंदर, जिससे हमने ये कंक्लूड कर दिया कि हमारे पास SR1X जी के अंदर इंक्लूड है। सो वी हैव ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन X एंड रेडियस R1 और कंटेंट इन X। ठीक है, और X आपने शुरू में ही मैंने आपको बताया था, X हमने क्या लिया था, आर्बिट्ररी, जिससे हमें ये पता चल गया कि जी हमारे पास क्या है, ओपन सेट। जी हमारे पास क्या है, ओपन सेट, क्योंकि आर्बिट्ररी है। ऐसे ही आप x की वैल्यू कुछ और पुट करो वो भी जी के अंदर आएगा, ऐसे ही कुछ और पुट करो वो भी जी के अंदर आएगा। जी x आर्बिट्ररी था और कंटेन है जी के अंदर, सो हमारे पास जी क्या आ गया, ओपन सेट। ठीक है, तो ये थ्योरम थी, काफ़ी अच्छी थ्योरम थी। तो ये आपको हर थ्योरम जो भी मैं आपको इस चैप्टर की कराऊंगी, एक बार यहाँ से समझने के बाद एटलीस्ट 1 टाइम और 2 से 3 बार करो तो और अच्छी बात है। खुद से ट्राई करना है, जब तक आप इन थ्योरम्स को खुद से नहीं करोगे आपसे एग्जाम में नहीं होने वाली, मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। आपको 1 या 2 बार एटलीस्ट साथ के साथ ट्राई करनी है, उसके बाद कुछ दिन बाद जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे दोबारा तब करना है। ठीक है, एक बार वीडियो देखने से ये थ्योरम आपको अच्छे से नहीं होने वाली, एग्ज़ाम से एक दिन पहले देख लो तो अलग बात है, तब तो डायरेक्टली सीधा माइंड में जाता है। लेकिन ऐसी गलती मत करना, रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से करना है। हाईएस्ट मैथमेटिक्स, यानी कि जहाँ भी आप CSIR नेट IIT जब कुछ भी प्रिपरेशन करोगे ये चीज़ आपकी यूज़ होगी। इवन रियल एनालिसिस का CSIR नेट के पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज है, 60 to 70 मार्क्स का सिर्फ रियल एनालिसिस आता है, तो शुरू से ही आपको अच्छे से करना है। इसके अंदर सब्जेक्ट्स आएंगे, सीक्वेंस सीरीज, रियल एनालिसिस और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, जो अपने एडवांस कैलकुलस में पढ़ रखा है वो सब। ठीक है, तो बहुत अच्छे से करना है आपको ये सब्जेक्ट, प्लस
अगर आप 5th सेम के स्टूडेंट हैं और अगर आपका यही फर्स्ट लेक्चर है तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कीजिए। ग्रुप थ्योरी के भी काफ़ी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, मे बी आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, तो इस थ्योरम के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल डिस्कस होगा जो कि एक बच्चे का डाउट था। तो देखिए एग्जाम्पल के 4 पार्ट से मैं कोई भी 2 करा रही हूँ, सो डैट बाकी 2 तो आपके हो ही जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ट्रिक आनी चाहिए कि उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है लेट आर डी बी ए यूजुअल मेट्रिक स्पेस फाइंड वेदर रोड नॉट द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर नेबरहुड ऑफ 1। अब देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 0 to 2, ठीक है, और नेबरहुड ऑफ 1 यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, अब ए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए नेबरहुड आएगा। हमें चेक करना है कि 1 का नेबर मतलब ये जो हमारे पास सबसेट दिया हुआ है इन पार्ट्स के अंदर, ये जो है ये नेबरहुड ऑफ 1 बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है ये नेबरहुड ऑफ 1 बन रहा है, यानी कि अगर हम इस सेट को कंसीडर करें, कुछ भी मान लो, m मान लो, ठीक है, तो हमारे पास m जो है m इज द नेबरहुड ऑफ 1। m 1 का नेबरहुड बन रहा है बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर जिसका रेडियस r हो और सेंटर आपके पास क्या हो 1। ठीक है, सबसेट ऑफ r। अब देखो कुछ भी ले सकते हो आप, हाफ ले लो। ठीक है, अगर आप इसको हाफ लेते हो क्योंकि आपने तो यही दिखाना है कि एटलीस्ट एक आपके पास ऐसा आर मिल जाएगा, ए आपके पास ऑलरेडी गिवन है जो कि इसका सबसेट हो। मान लो उसको 1/2 ले लो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से सोचनी है आर की वैल्यू। तो ये 1 से मैंने आपको बताया है आर के केस में कैसे निकालते हैं, ये वाला इंटरवल a माइनस आर ए प्लस आर। फर्स्ट वीडियो के अंदर ही ये बताया था a माइनस आर ए प्लस आर। तो a यहाँ पर 1 आर a प्लस आर 1/2 3/2 ये आ गया। अब ये चीज़ आप देख सकते हो सबसेट है 0 to 2 की। ऐसे ही कुछ और ले लो, 1/4 ले लो, इसमें भी क्या 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4 और 1 प्लस 1/4 आ जाएगा 5/4। ये भी कंटेंट है 0 से 2 के बीच में। अब देखो आपको तो सिर्फ एक ऐसा एग्जिस्ट करा के दिखाना है ओपन स्फीयर में, यहाँ तो मैंने आपको 2 एग्जिस्ट करा के दिखा दिया। अब सोचने की बात है ये आर कैसे लेंगे। आर ऐसा लेंगे कि इसके अंदर कंटेंट कर जाए छोटे से छोटा। देखो अब आप आर को मान लो 1 ले लो, ठीक है, आपने सोचा अब 1 से क्या बन रहा है 0 से 2। ठीक है, ये खुद में कंटेंट है। अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हो तो हमारे पास इंटरवल क्या बन जाएगा 3। अब ये इसके अंदर कंटेंट नहीं है। इस एग्जाम्पल से हमें ये नहीं दिखाना कि नेबरहुड नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है। अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल हमें मिल जाता है सच डैट ये जो स्फीयर है ये पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेन्ड हो, तो हम इसको 1 का नेबरहुड कहेंगे। ठीक है, बस बात ध्यान में क्या रखनी है, सेंटर 1 लेना है। देखो सभी में मैंने 1 सेंटर लिया, बड़ा मत लेना, उसमें क्या हो जाएगा इस सेट से बाहर चला जाएगा, आपको छोटा ही लेना है। ठीक है, तो ट्राई ये करना, अगर आपका सेट से बाहर जा रहा है तो और छोटा लो, अगर आपने पहले ही 2 लिया तो 1 ले लो, फिर और हाफ कर दो उसको, और हाफ कर दो, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल मैं वो लेके बताती हूँ जिसमें नेबरहुड नहीं बन रहा है, डेट इज अगर आपके पास सेकेंड पार्ट ही हम देखें क्लोज इंटरवल 1 2 का। ठीक है, तो हमने लिया है 1 2 सॉरी क्लोज इंटरवल, ये आपका सेकेंड पार्ट होगा बुक के अंदर। ठीक है, 1 2 क्लोज इंटरवल, ए आपने इसमें भी क्या लेना है 1। अब देखो ए जो है मान लो इसको कैपिटल ए लिया, इस केस के अंदर हम कहेंगे ए इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि आपके पास इस केस के अंदर देखो छोटे से छोटी वैल्यू आप कुछ भी ले लो, 1 माइनस आर 1 प्लस आर जो है नहीं कंटेंट करेगा ए के अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि आर पे हमारे पास कंडीशन क्या होती है ग्रेटर देन 0। ठीक है, मान लो आप इसको बहुत छोटा ले रहे हो 0.1 ले रहे हो। ठीक है, 0.1 लेने पर भी हमारे पास क्योंकि आर से लेना है और ये 0.1
आर में बिलोंग कर रहा है। ये जो आर होता है ये कैपिटल आर से होता है, ठीक है। 0.1 आंसर क्या आ गया 0.9 और 1.1। क्या ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है? नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर कंटेन नहीं कर रही क्योंकि 0.9 इससे छोटा आ गया, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा। आर और कितना भी छोटा ले लो इसके अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इस, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉट नेबरहुड। ऐसे ही अब एक बार थर्ड पार्ट देखो, फोर्थ तो इजी है, आर को प्रूव करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हो जाएगा। थर्ड पार्ट में देखो 0 से 2, 0 और 2 भी इंक्लूड करना है और उसके बीच के सारे पॉइंट्स, बस एक पॉइंट को रिमूव करना है आपने 1/2 और ए को अगेन आपने क्या लेना है 1। पता लग रहा है कि नेबरहुड बन जाएगा, ले लो। ए माइनस आर, ए प्लस आर करना है, ए को बहुत छोटा ले लो, ठीक है। अब 1/2 तो एक्सक्लूड है, इसके अंदर है ही नहीं, तो 1/4 ले लो, 1/4। इवन हम आर की वैल्यू 1/2 ले सकते हैं, आर इस सेट के अंदर नहीं है, बट हम जो रेडियस है वो 1/2 ले सकते हैं। लेकिन मैंने माइंड में कैलकुलेट करके देख लिया, जैसे ही हम 1/2 लेंगे ना तो आपके पास इस तरफ 1/2 आ जाएगा और ये चीज़ इस सेट के अंदर नहीं इंक्लूड करी क्योंकि 1/2 तो इसमें है ही नहीं। ये चीज़ पता है आपके पास क्या है? ये चीज़ अगर मैं नंबर लाइन पर आपको दिखाऊं, 0 से 2 के सारे पॉइंट्स, बस एक 1/2 को एक्सक्लूड करना है, ये सारे पॉइंट्स हैं इस सेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ठीक है, ये चीज़ भी आ जाएगी क्योंकि 1/2 अगर आप लेते हो तो 1/2 इसमें तो ओपन इंटरवल है ना, तो ये चीज़ कंटेन कर रही है सेट के अंदर, सी नाम ले लो इसका, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ट्रू है, 1/4 वाला भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या देखो, यहाँ पर हमारे पास 1/2 से 3/2 ये इंटरवल आया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लो, तो ये तो सारा कंटेन कर रहा है। जबकि अगर मैं अब देखूँ 1/4 से मेरा क्या आ जाएगा 3/4, यहाँ पर तो 1 पुट करनी है वैल्यू, और 1/4, 3/4 से लेकर 5/4 तक, एक तरीके से 0.75 से लेके 1.25 तक, ये तो हाफ है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आ रहा है ना इसके अंदर, मतलब ऐसा कोई इंटरवल मत ले बैठना कि आधा आधा, आधा इस तरफ आए आधा इस तरफ आए, क्योंकि उसमें ये 1/2 आपको परेशानी करेगा, ठीक है। तो ऐसा इंटरवल लेना कि 1/2 आए ही ना बीच में, या तो इस तरफ का या फिर इस तरफ का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आर एडजस्ट करना है। एक भी अगर आपको आर इस तरीके का मिल जाता है तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारे पास सेट है, जैसे इस केस के अंदर सी था, वो हमारे पास नेबरहुड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ट्राई करना। अगर आपसे लास्ट पार्ट नहीं होता तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट इन सारे पार्ट्स में से आर वाला इजी था, इसलिए बाकी तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ का कंटेंट यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।